हमने पढ़ा कि सिस्टम के अंदर अगर हमें ट्रांसफ़र करनी है एनर्जी को तो हमारे पास दो तरह के मोड्स हैं, वर्क और हीट। यानी वर्क और हीट वो दो ज़रिए हैं जिससे हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि किसी भी सिस्टम के अंदर हमने हीट प्रोवाइड की और हीट प्रोवाइड करने के बाद उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आया और उसके बाद वर्क, उसके अंदर कुछ वर्क भी होता है, मैकेनिकल वर्क। ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा। अब जो इस टाइम हम जो कंसंट्रेट करेंगे अपनी जो आज का टॉपिक है वो है वर्क डन के ऊपर। यानी कि किसी भी प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसके टाइम पे वहाँ पर वर्क डन अगर हमें निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम आज के लेक्चर में कंसंट्रेट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम या हम उसे एक और नाम देते हैं दैट इज इंडिकेटर डायग्राम। पीवी इन डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं सिस्टम के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के ग्राफ को। ठीक है, जब वह सिस्टम किसी भी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस से होकर गुजरता है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक सिस्टम है, वो सिस्टम स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेट के ऊपर है ए पर और फाइनल स्टेट में पहुंचा है वो बी पर एक प्रोसेस से गुजरते हुए। तो इनिशियल स्टेट पर ए स्टेट के ऊपर मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 है और बी स्टेट के ऊपर उसका वॉल्यूम है V2। ए के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P1 है और बी के कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 है। तो यहाँ पर अगर मुझे सिंपल मुझे वर्क, यहाँ पर मैं पीवी डायग्राम मैंने बनाया है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने पीवी डायग्राम ही क्यों बनाया है, पीवी डायग्राम किस लिए बनाया है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि एक छोटी सी यहाँ पर एक स्ट्रिप ले ली। ठीक है, और ये स्ट्रिप इस तरह से ले ली है कि ये जो चेंज इन वॉल्यूम है वो सपोज dv है। यानी कि इस स्टेज पर मान लीजिए मेरे पास वॉल्यूम इसका v है और इस स्टेज पर इसका वॉल्यूम हो गया v प्लस dv। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आ गया वो मेरे पास dv है। और ये जो स्ट्रिप है, ये जो मैंने यहाँ पर इस कर्व के ऊपर काटी है, वो स्ट्रिप इस तरह से है कि ये जो छोटा सा जो ये जो है डिस्टेंस, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन हो रहा है एक P। ठीक है, तो अब यहाँ इसके एरिया की अगर हम बात करें, इस स्ट्रिप के एरिया की अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसका जो एरिया हुआ वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, ये प्रेशर है P, अगर ये प्रेशर P मेंटेन कर रहे हैं तो ये जो प्रेशर, ये वाली जो इसकी जो डायमेंशन है वो P के बराबर आ गई और ये वाली जो डायमेंशन है ये आ गई dv के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से इस स्ट्रिप का जो एरिया हो गया वो हो गया P इंटू डी के बराबर। लेकिन हमें मालूम है P इंटू डी होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेस। जब वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ V से V प्लस डी पर एट कांस्टेंट प्रेशर P, तो ये चीज एरिया रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, देखिए एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन जब प्रेशर कांस्टेंट हमने मेंटेन किया हुआ है और जो सिस्टम या गैस है वो एक्सपैंड कर रही है वॉल्यूम V से V प्लस डी पर। उस वक्त जो अमाउंट ऑफ वर्क आएगा दैट इज गिवन बाय P dv। और साथ में हम यहाँ पर ग्राफिकली देख रहे हैं कि जो वो एरिया है, जो वो ये अमाउंट है P dv दैट इज गिवन बाय द एरिया अंडर दिस स्ट्रिप। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेक्टेंगल के जो एरिया, अगर मैं इस ये वाला रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट कर लूं तो मैं वर्क डन को भी कैलकुलेट कर पाऊंगी। यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ इस एरिया के बराबर, इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। इसीलिए हम पीवी डायग्राम में इंटरेस्टेड होते हैं। पीवी डायग्राम से हमें वर्क की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहां से हो गया। अब अगर पूरे प्रोसेस के लिए मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो इस स्ट्रिप का एरिया हो गया। अब जब सिस्टम ए से बी पर जा रहा है तो टोटल वर्क डन निकालना है। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो गया, डेफिनेटली P dv को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम द वॉल्यूम V1 टू V2। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा एरिया अंडर दिस कर्व। ये वाला जो कर्व है, ये वाला, इसके अंडर जितना भी एरिया आ गया उसको हम बोलेंगे एरिया। ये हो गया ए से बी से V2, V1 A। इस कर्व के अंडर जितना भी एरिया है दैट इज गिवन बाय द ये जो एरिया है, ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा वर्क को, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम। तो दैट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय पीवी डायग्राम।
तो यहाँ पीवी डायग्राम की सिग्निफिकेंस की जो मैंने अभी बात की है, तो इस डायग्राम की से हमें यहाँ पर पता, इसकी डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है, इसी बात में है कि यहाँ से इससे हमें वर्क डन बाय द सिस्टम की जानकारी मिलती है। फिजिक्स में हम मेनली इसी बात से कंसर्न है कि सिस्टम कितना काम कर सकता है या सिस्टम ने कितना काम किया। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पीवी डायग्राम के में जो एनक्लोज्ड एरिया है उससे मिलती है, इसीलिए पीवी डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ से आ गया मेरे पास वर्क डन की वैल्यू PdV, जो आपके पास का इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक का, ये एक कॉमन एक आपके पास फॉर्मूला आ गया है वर्क डन निकालने का। अब अलग अलग प्रोसेसेस में अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम बात करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक। पहले हम आइसोबैरिक की बात करते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, अगर मुझे आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये पीवी डायग्राम है। आइसोबैरिक की खासियत क्या होती है, प्रेशर कांस्टेंट। तो कोई भी जो सिस्टम है वो आइसोबैरिक तब होगा जब उसका प्रेशर कांस्टेंट है। मान लीजिए मैंने प्रेशर, मेरे पास यहाँ पर 5 एटमॉस्फेयर मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर है, एक प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस में जो गैस है वो मान लीजिए कि 5 लीटर से 10 लीटर पर एक्सपैंड कर रही है। तो 5 और प्रेशर क्या कांस्टेंट है उसका, 5 एटमॉस्फेयर। तो 5 लीटर से 10 लीटर पर एक्सपैंड कर रही है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये पॉइंट, ये सिस्टम, ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट इधर बी आ गया और ये इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये इसका ग्राफ बन गया। अब मुझे निकालना है एरिया एनक्लोज्ड अंडर द कर्व ए बी। तो कैसे निकालेंगे, मैं इसको यहां से ज्वाइन कर देती हूँ, इसको यहां से ज्वाइन कर देती हूँ। तो ये जो एरिया आएगा दैट विल गिव यू द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। वैसे भी हमें मालूम है आइसोबैरिक प्रोसेस है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P इंटू डी। वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज P इंटू डी। प्रेशर कांस्टेंट है इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको P ले लिया, वहां पर प्रेशर जो है वो चेंज कर रहा था इसीलिए P dV का इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम V1 टू V2, क्योंकि हर स्ट्रिप के लिए प्रेशर अलग है, यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसीलिए मैंने उस इंटीग्रेशन को हटा दिया और मैं प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर आपका बाहर आ गया, इसीलिए मैं उसको P को ऐसा यहाँ पर ले रही हूँ। ये वाली मेरे पास वैल्यू आ गई, यहाँ पर P कांस्टेंट है, dV वॉल्यूम V2 माइनस V1, दोनों वॉल्यूम्स के बीच का चेंज है। और मैं एरिया की अगर बात करूं तो अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इस एरिया इसका निकालना होगा, तो ये क्या है, ये प्रेशर है P और ये क्या है V1, ये क्या है V2। तो ये जो डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस क्या हुआ V2 माइनस V1। तो इसका जो मुझे एरिया निकलेगा इस रेक्टेंगल का दैट इज गिवन बाय P इंटू V2 माइनस V1, जो ये फॉर्मूला है उसके बिल्कुल सेम है। तो यहां से मुझे आइसोबैरिक प्रोसेस का जो वर्क डन है वो हम इस तरह से निकालते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, हमें मालूम है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास ये पीवी डायग्राम है, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है कि वॉल्यूम यहाँ पर 10 लीटर्स के ऊपर कांस्टेंट है और 10 लीटर के वॉल्यूम के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है उसमें प्रेशर मान लीजिए यहाँ पर 3 है और 3 से 7 एटमॉस्फेयर पर चला गया। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया मेरे पास यहाँ पर बी पॉइंट हो गया। तो ग्राफ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इस प्रोसेस को, इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को, तो दैट विल गिव यू द ग्राफ। अब इस ग्राफ के जो एनक्लोज्ड एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एनक्लोज्ड एरिया कितना है 0। और साथ में आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू डी का इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2, dV 0 के बराबर है तो वर्क डन 0 के बराबर। यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि वर्क जो है वो 0 के बराबर होता है फॉर्मूले के हिसाब से, और यहाँ पर एरिया एनक्लोज्ड भी क्या है 0 के बराबर है। तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस की बात। अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस की बात करें, इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस हमें मालूम है साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ से इनिशियली आपके पास एक सिस्टम है, ए से शुरू हुआ, यहाँ पर गया, फिर इधर गया सी पर और फिर इधर गया ये डी पर। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और फिर डी से ए के ऊपर गया। ये एक साइक्लिक प्रोसेस का एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर हमने। तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, अगर मुझे निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो गया
ये जो एरिया एनक्लोज्ड है, मान लीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है V1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है V2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है P2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग P1, तो मेरे पास जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ गया? वर्क डन आएगा ये वाली जो ये है लेंथ, ये किसके बराबर है? P2 माइनस P1 के बराबर, ठीक है, सॉरी P1 माइनस P2, क्योंकि P1 बड़ा है, तो P1 माइनस P2 के बराबर हो गई। और ये वाली जो है ये हो गई आपके पास V2 माइनस V1। इन दोनों लेंथ्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल गिव यू द वर्क डन अंडर साइक्लिक प्रोसेस। यहां से हम देख रहे हैं कि जो वर्क डन है साइक्लिक प्रोसेस में वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें आपकी जो ये जो आपके पास स्टेट है वो इनिशियल, यहां से इनिशियल भी यही है और फाइनल स्टेट भी यही है। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर, सेम स्टेट पर पहुंचने के बावजूद भी वर्क डन जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहां से पता चलता है कि वर्क जो है वो आपका पाथ फंक्शन है, स्टेट या पॉइंट फंक्शन नहीं है। यहां पर जो मैंने एक यहाँ साइन की बात की है, अभी वर्क डन के साइन की बात और करेंगे हम। यहाँ पर जो वर्क डन की बात करते हैं, यहाँ पर ये देखिए, हमें मालूम है फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा है कि जब सिस्टम काम करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो होता है पॉजिटिव फिजिक्स में, और वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। सिंपल है। मान लीजिए मेरे पास ये एक यहाँ पर पिस्टन लगा दिया मैंने। अब अगर ये सिस्टम है, यहाँ पर गैस है, सपोज गैस ने काम किया, गैस अगर काम करेगी तो ये पिस्टन क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन होगा। और अगर एक्सपेंशन होगा तो इस केस में क्या होगा? V2 ग्रेटर देन V1 होगा, यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा। अब जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा तो उस केस में जो वर्क होगा वो होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर दूसरे केस की बात करें, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ? जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम होगा इनिशियल वॉल्यूम से, तो वर्क क्या हो गया? नेगेटिव, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखिए, जैसे अभी साइक्लिक प्रोसेस की ही मैंने यहां पर बात की थी। साइक्लिक प्रोसेस में ये चीज हुई है, A B C D, A से B की तरफ जा रहे हैं। देखिए, A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से फिर D की तरफ और D से A की तरफ। यहां पर हम ये चार जो है आपके पास इस तरह के स्टेट्स आ रही हैं। आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट और इनिशियल स्टेट है A, और फाइनल स्टेट यहाँ पर वापस पहुंच गया है A के ऊपर। अब इस तरह के केस में जब साइक्लिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पर मेरे पास जो प्रेशर है वो 4 एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर मान लीजिए 12 एटमॉस्फेयर है, ये प्रेशर है, इधर यहाँ वॉल्यूम है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग सपोज 3 लीटर 9 लीटर कुछ भी आप वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे वर्क डन निकालना है। सपोज यहाँ पर जो A से B की तरफ जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है A से B की तरफ जा रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ एक चीज, और जब हम C से D की तरफ जाएंगे, देखिए C से D की तरफ जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया? वर्क नेगेटिव हो गया। तो एक चीज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हम लेंगे पीवी डायग्राम के ऊपर, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे, उस वक्त वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं हमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वर्क डन पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा। अब मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, सपोज वर्क परफॉर्म पर साइकिल कैलकुलेट करना है, जब सिस्टम A से B, B से C से D और D से वापस A के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए जो ये वाले जो दो वर्क डन है, जब B से C और D से A पर जा रहा है, उस टाइम पर तो हम देख रहे हैं कि दोनों केसेस क्या हैं? ये आइसोकोरिक हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का और इस प्रोसेस का वर्क क्या हो गया?
0 के बराबर। अब जब इधर से इधर जा रहे हैं और इधर से इधर जा रहे हैं तो वर्क कितना हो गया, ए से बी के तरफ जा रहे हैं तो, और प्रेशर कितना है 12, तो ए से बी पर जाने के टाइम पे 12 का प्रेशर हो गया और वॉल्यूम चेंज कितना हो गया, 3 से 9 के ऊपर जा रहा है, यानी कि इंटू 6। सिंपल। जब C से D की तरफ जाएंगे तो C के ऊपर और D के ऊपर, यहां पर इसमें प्रेशर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना है 4, और जब C से D की तरफ जा रहे हैं तो 9 से 3 हो रहा है, यानी कि -6। ठीक है, तो यहां पर दो वैल्यूज आएंगी 12 इंटू 6 और यहां पर आ गई 4 इंटू -6। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ें जो यहाँ, अगर मैं इसका अभी हम इसको अलग अलग वॉल्यूम में यहाँ पर जो ये कैलकुलेट कर रही हूँ, ये कर रही हूँ जब सिस्टम ए से बी पर जा रहा है, तो ए से बी पर जाने के ऊपर यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वर्क डन की वो आ गई 72। ठीक है, और जब बी से सी है तो 0, सी से डी है तो हो गई -24। ठीक है, और वापस जब डी से ए पे जा रहा है तो 0, तो टोटल जो वर्क डन है यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आ गया 48, यानी 72 - 24 दैट इज इक्वल टू 48। यहाँ से 48 आ गया। अब देखिए ये जो, अगर मैं एरिया की बात करूं, इसके अंडर जो एरिया है वो कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो तो ये वाली लेंथ किसके बराबर है 12 - 4। ठीक है, तो 12 - 4 का मतलब कितना हो गया 8, और ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर है 9 में से 3 गए 6, दैट इज 48। और वर्क डन क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि जो प्रोसेस है वो क्या हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर ये वर्क जो है +48 आ गया। तो मैंने यहाँ पर यूनिट्स यूज नहीं की हैं, ये सिंपल एक एग्जांपल देने के लिए, सिंपल मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को मैंने यहाँ पर यूज किया है समझाने के लिए। तो इस तरह से मैंने साइक्लिक प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट किया। ये तो हो गए सिंपल, हमने एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगल्स बन रहे हैं तो हम इजीली एरिया को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की जब हम बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ है वो हमें मालूम है, ठीक है, क्योंकि वो अब ये मान लीजिए ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, इसके अंडर जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका एरिया कैलकुलेट करना अब उतना आसान नहीं है। अब इसके एरिया को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मुझे निकालना है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में वर्क डन की वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हमें मालूम है वो सिंपल फॉर्मूला PV = RT फॉर 1 मोल। मैं अभी यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ गैस का 1 मोल, आइडियल गैस है मेरे पास, आइडियल गैस के 1 मोल के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है PV = RT। तो यहाँ से P की वैल्यू किसके बराबर आ गई RT/V के बराबर। अभी वर्क की जो हमने वैल्यू निकाली थी, वर्क डन की जो हमने वो निकाली थी P × dV इंटीग्रेशन V1 to V2, ये हमने वैल्यू निकाली है। यहां पर P की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए P की जगह मैंने लिख दिया RT/V × dV। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, T कांस्टेंट होगा, R कांस्टेंट होगा, तो RT को तो बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या रह गया 1/V × dV का इंटीग्रेशन V1 to V2। उसके बाद यहां पर कैसे लिख सकते हैं इसको, RT एज सच, यहां से लिखिए log to the base E V2 माइनस, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/V × dV log V × dV आएगा, और जब मैंने यहाँ पर V अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किए तो log to the base E V2 माइनस log to the base E V1। अगर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log to the base E V2/V1, ये फॉर्मूला आ गया। ये तो था 1 मोल के लिए। अगर मैंने n मोल्स ऑफ गैस ले लिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, nRT log to the base E V2/V1। अगर वॉल्यूम दे रखा है तो वेल एंड गुड है। अगर मेरे पास मान लीजिए प्रेशर दे रखा है तो क्या आएगा फॉर्मूला, nRT log to the base E V2/V1 = P1/P2। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, तो मैंने V2 अपॉन V1 को रिप्लेस कर दिया P1 अपॉन P2 से। तो मेरे पास अगर न्यूमेरिकल के अंदर P1 प्रेशर्स दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम्स दे रखे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास आ गया है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क। यहां से देखिए V2 अपॉन V1, अगर V2 बड़ा है V1 से, यानी कि V2 जो है वो V1 से बड़ा है, तो W क्या होगा? पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर V2 बड़ा हुआ V1 से तो यहां पर हमारे पास वर्क क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर एक्सपेंशन होगी, V2 बड़ा होगा V1 से, यानी कि फाइनल वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम से ज्यादा है, एक्सपेंशन है, तो आपके पास वर्क डन आ गया पॉजिटिव। अगर V2 V1 से छोटा है तो वर्क डन आ गया आपके पास नेगेटिव। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वर्क ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। यहां पर हमने बात की आइसोथर्मल प्रोसेस की, अब हमारे पास एक और प्रोसेस रह गया, दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी हमें मालूम है सेम ग्राफ बनता है विद द स्टीपर स्लोप। ठीक है, ये इसी तरह का ग्राफ बनता है आपके पास AB। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने फॉर्मूला हमें मालूम है, सेम सारी चीजें। वर्क डन, इसके लिए हमारे पास हमने निकाला है PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सपोज दिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू सम K के बराबर हम इसे पुट कर लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट किया, ये हमारे पास इक्वेशन है। यहां पर हमने क्या किया, सिंपल P की वैल्यू निकालते हैं। P इज इक्वल टू V रेज टू पावर, यहां पर लेके जाएंगे तो V रेज टू पावर माइनस गामा इंटू K, ये वैल्यू आ गई मेरे पास P की। ये और वर्क किसके बराबर है? P इंटू DV का इंटीग्रेशन V1 से V2। तो ये जो P की वैल्यू है ये वाली यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आएगा? K V रेज टू पावर माइनस गामा इंटू DV का इंटीग्रेशन V1 से V2। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है, देखिए यहां पर K मैंने बाहर रखा, V रेज टू पावर माइनस गामा इंटू DV का इंटीग्रेशन, तो यहां से आएगा V रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपर लिमिट V और लोअर लिमिट ये हमने पुट कर दी। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज आएंगी और अपर और लोअर लिमिट सब हम पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद क्या आएगा? K 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 मैंने बाहर निकाल लिया, K को हम अंदर ले रहे हैं, तो ये आएगा K इंटू V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस K V1 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1। सिंपल अपर और लोअर लिमिट पुट किए हैं यहां पर मैंने। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 बाहर है, अंदर क्या है? K V2 रेज टू पावर माइनस गा। अब K की वैल्यू की बात करें हम, K की वैल्यू क्या होती है? K क्या है? P1 V1 रेज टू पावर गामा, P2 V2 रेज टू पावर गामा, ये है K की वैल्यू। ये K की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए पहले केस में मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, दूसरे केस में K की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। तो यहां पर लिखिए K की जगह P2 V2 रेज टू पावर गामा इंटू V2 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K की जगह P1 V1 रेज टू पावर गामा V1 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1। क्लियर है? ये देखिए P2 ऐसा है V2 रेज टू पावर गामा और V2 रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1, तो गामा माइनस गामा प्लस 1 क्या रह गया? सिर्फ 1 रह गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस गामा प्लस 1 P2 एज सच V2 रेज टू पावर 1। इसी तरह से यहां पर P1 V1। ठीक है, यहां से हम इसे ऐसे लिख रहे हैं 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और P2 V2 की जगह मैं लिख रही हूं RT2, PV इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो P2 V2 की जगह RT2 और P1 V1 की जगह लिख रही हूं RT1। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे? R को बाहर निकाल लीजिए, ये रह गया माइनस गामा प्लस 1 T2 माइनस T1।
इसका से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया आपके पास गामा -1, और यहाँ से कॉमन निकला है तो ये आ गया आपके पास T1 माइनस T2। माइनस साइन यहाँ पर मैंने कॉमन निकाल दिया दोनों साइड से और माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो R अपॉन गामा -1 इंटू T1 माइनस T2 मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई है। इस एक्सप्रेशन से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो टेम्परेचर T1 ये है वर्क डन के बराबर, तो अगर T1 T2 से बड़ा, अगर वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब हुआ वर्क डन इज ग्रेटर देन 0। अगर वर्क पॉजिटिव है तो हमें दिखाई दे रहा है कि T1 जो है वो T2 से बड़ा होना चाहिए, T1 यानी इनिशियल जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए T2 से। इसका मतलब अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो इन दैट केस टेम्परेचर फॉल करेगा, और अगर वर्क नेगेटिव के केस में क्या होगा, T1 T2 से छोटा होगा। इसका मतलब इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर से कम होगा, इसीलिए इसका मतलब हो गया कि नेगेटिव वर्क का मतलब है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, इन दैट केस टेम्परेचर जो है वो आपका राइज करेगा सिस्टम का। तो ये हो गया आपके पास एडियाबैटिक के केस के अंदर। यहां तक हमने निकाल दिया कि वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम बात करते हैं दो जो प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, इनके स्लोप्स को कंपेयर करते हैं। इन दोनों के केस में स्लोप्स को कंपेयर करिए। देखिए सबसे पहले हम आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल के केस में हमें मालूम है, हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सम कॉन्स्टेंट K। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू 0। यहां से dP अपॉन dV इज इक्वल्स टू माइनस P अपॉन V। और हमें मालूम है जो हमारा कर्व है वो PV डायग्राम है आपके पास। PV डायग्राम के अंदर V को हम अलोंग x एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं और P को हम अलोंग y एक्सिस कर रहे हैं, तो dP अपॉन dV विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द कर्व, और स्लोप ऑफ द कर्व यहां से आ गया माइनस P अपॉन V। अब एडियाबैटिक के लिए स्लोप निकाल लीजिए। एडियाबैटिक के लिए हमें मालूम है ये है आइसोथर्मल के लिए स्लोप। एडियाबैटिक के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, P कांस्टेंट रखा विद रिस्पेक्ट टू V, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो गामा की पावर आगे आ गई, गामा V रेज़ टू पावर गामा -1 इंटू DV प्लस, अब हम यहाँ पर V को कांस्टेंट रख लेते हैं तो V रेज़ टू पावर गामा P इंटू P को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया dP इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से dP अपॉन dV निकालना है, ठीक है। तो dP अपॉन dV निकालिए। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इसको सिंपल क्या करते हैं, इसको इधर ले जाइए, P गामा V रेज़ टू पावर गामा -1 इंटू DV इज इक्वल्स टू V रेज़ टू पावर गामा dP विद नेगेटिव साइन, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाती हूँ तो यहाँ रहेगा मेरे पास P गामा V रेज़ टू पावर गामा -1, ये इधर नीचे आ जाएगा इसके, तो माइनस V रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल्स टू dP अपॉन dV। क्लियर है ये यहाँ, ठीक है। तो dP अपॉन dV किसके बराबर आएगा, dP अपॉन dV इज इक्वल्स टू माइनस साइन है गामा P रेज़ टू पावर V गामा -1 अपॉन V रेज़ टू पावर गामा। इसमें गामा -1 माइनस गामा क्या रह गया, -1, तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आएगी माइनस गामा P रेज़ टू पावर V। इस तरह की इक्वेशन आ गई, और माइनस यहाँ पर गामा इंटू माइनस P अपॉन V, इसको ऐसे लिख रही हूं मैं, और माइनस P अपॉन V क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। यानी कि यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है, और गामा हमें मालूम है, गामा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, आपकी जो गामा की वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि एडियाबैटिक का जो स्लोप है, गामा ग्रेटर देन 1 होने की वजह से एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो हमेशा स्टीप रहेगा आइसोथर्मल प्रोसेस से। अगर हम बात करें एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन के केस में आइसोथर्मल का जो कर्व है वो हमेशा ऊपर रहेगा एडियाबैटिक से ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का कर्व है ये,
यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम जो है, फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें, ये कर्व इस तरह जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आइसोथर्मल और ये हो गया आपके पास एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक का कर्व ड्यूरिंग एक्सपेंशन हमेशा नीचे रहेगा। अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो ड्यूरिंग कंप्रेशन ये प्रोसेस रहेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व हमेशा ऊपर रहेगा ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो इस तरह से हमारे कर्व बनते हैं, क्योंकि एडियाबैटिक का जो आपका स्लोप होगा वो स्टीपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास हमने वर्क निकाला है अलग अलग प्रोसेसेस में, जहाँ हमने पढ़ा कि आइसोबैरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस में और साइक्लिक प्रोसेस में हमने सिंपल कर्व से निकाल दिया। जब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक वर्क एक्सपेंशन या कंप्रेशन की जब हमने बात की, वर्क डन की बात की, तो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं। इन फॉर्मूलों से हम वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।